नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टांक है। मैं गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ओजोन परत के क्षरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, जो कि इस डायग्राम के द्वारा शो की जा रही है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर की लेयर्स हैं। डायग्राम में जैसा कि दिख रहा है कि ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। यह स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के हानिकारक उच्च आवृत्ति के विकिरण अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज की 93% से 99% तक की मात्रा अवशोषित कर लेती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है, उन्हें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब हम ये देखते हैं कि ओजोन परत का वायुमंडल में निर्माण किस प्रकार होता है। ओजोन परत का निर्माण समताप मंडल में तब होता है जब ऑक्सीजन के अणु 240 नैनोमीटर से छोटे तरंग दैर्ध्य के अल्ट्रावायलेट फोटोन को अवशोषित करके प्रकाश अपघटित हो जाते हैं। यह ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का निर्माण करते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन में बताया गया है। अब परमाणविक ऑक्सीजन के अणु के साथ संयोजित होकर O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करती है। यह ओजोन का अणु 310 और 200 नैनोमीटर के बीच के अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे ओजोन विभाजित होकर एक ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन के अणु में विभक्त होती है। जब ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयोजित होकर फिर से ओजोन अणु बनाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार वायुमंडल में चलती रहती है, और वो तब खत्म होती है जब एक ऑक्सीजन परमाणु एक ओजोन अणु के साथ पुनर्संयोजित होकर 2 ऑक्सीजन के अणु बना लेता है, जैसा कि इक्वेशन में बताया गया है। समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा का निर्धारण प्रकाश रासायनिक उत्पादन और पुनर्संयोजन के बीच एक संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है। इस ओजोन परत का डिप्लेशन अर्थात क्षरण किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। ओजोन को फ्री रेडिकल उत्प्रेरक की एक संख्या के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये फ्री रेडिकल निम्न हैं: हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, एटॉमिक क्लोरीन और परमाणु ब्रोमीन। ओजोन परत की क्षरण के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन के अणु जिम्मेदार हैं। जब इन अणुओं से युक्त गैसें पर्यावरण में छोड़ी जाती है तो ये कालांतर में ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे आम हैलोजन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है। ये तत्व कुछ विशेष स्थायी कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, जो अपनी कम क्रियाशीलता के कारण ट्रोपोस्फेयर में नष्ट हुए बिना स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में पहुंच जाने के बाद पराबैंगनी किरणों की क्रिया के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु अपने पेरेंट कंपाउंड से मुक्त हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ रासायनिक क्रिया द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेज के फोटोन से संयोजित होकर डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है और एक मुक्त क्लोरीन का परमाणु बनाता है। यह मुक्त क्लोरीन का परमाणु ओजोन से क्रिया कर क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है।
यह क्लोरोमोनोऑक्साइड पुनः ओजोन से संयोजित होकर क्लोरीन का एटम, मुक्त एटम तथा ऑक्सीजन का अणु बनाता है। अब ये क्लोरीन का मुक्त एटम फिर फ्री हो चुका है, ये पुनः ओजोन से क्रिया करके क्लोरोमोनोऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। इस तरह से ये क्रिया सतत प्रकार से चलती रहती है और एक क्लोरीन का एटम बहुत लंबे समय तक ओजोन के अणुओं से क्रिया कर कर उन्हें विघटित करता रहता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ब्रोमीन का अणु क्लोरीन की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन प्रकृति में ब्रोमीन के परमाणु की मात्रा बहुत कम है, इसलिए उसके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान उतना अधिक नहीं होता जितना कि क्लोरीन एटम के द्वारा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संभावित स्रोत निम्न होते हैं, जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के मुख्य कारक हैं। पहला, कीटनाशकों में पर्यावरण निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवयवों की धुलाई में काम आने वाले सॉल्वेंट। तीसरा, प्रशीतन एवं वाताकूलन में काम आने वाले रेफ्रिजरेंट। और चौथा, सुपरसोनिक जेट प्लेन से निष्कासित दग्ध गैस। ये बेसिकली क्लोरोफ्लोरो कार्बन का संभावित स्रोत न होकर एनो का संभावित स्रोत है, एनो रेडिकल का संभावित स्रोत है, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। पूरे विश्व द्वारा ये चिंता जताई गई कि यदि ओजोन लेयर का क्षरण लगातार इसी तरह मानवीय कारणों से होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जिससे पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस चिंता के मद्देनज़र एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार किया गया। 16 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ओजोन छिद्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत का विनाश करने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ओजोन परत क्षरण की समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने प्रति वर्ष 16 दिसंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब हम देखते हैं कि यदि ओजोन लेयर का क्षरण इसी प्रकार होता रहा तो पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचेगी वो पृथ्वी पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव जनित करेगी। पहला है, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। यह मनुष्य और पशुओं की डीएनए संरचना में बदलाव लाती है। इसके कारण आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी उत्पन्न होती है और यदि समय से उपचार न किया जाए तो मनुष्य अंधा भी हो सकता है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य की इम्यूनिटी को कम करती है, जिसके कारण वह कई संक्रामक रोगों का शिकार हो सकता है। पराबैंगनी किरणें पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी प्रभावित करती है। प्राणियों व फसलों की प्रजनन क्षमता पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई गर्भवती महिला इनके संपर्क में आ जाए तो गर्भस्थ शिशु को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसका एक दुष्प्रभाव ओवन इफेक्ट या अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करना है, जिससे अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े हिमखंड लगातार पिघल रहे हैं, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा कर सकते हैं। इनके अलावा बढ़ती गर्मी से समुद्र में भयानक तूफान भी बढ़ेंगे, जो कई महाद्वीपों के मौसम को बदल सकते हैं। इसका एक अन्य खतरा ध्रुवों के पिघलने का है। अंटार्कटिका में ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड हैं। यदि ये हिमखंड पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा हो सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि ओजोन लेयर वायुमंडल में कहाँ स्थित है, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर का उत्पादन किस प्रकार होता है, ओजोन लेयर क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन से तत्व हैं और वो किस प्रकार ओजोन लेयर ओजोन के अणुओं को विघटित कर रहे हैं, और यदि ओजोन लेयर का क्षरण होता है तो उसके संभावित दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, वो हमने आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टडी किया है।